फ्रेंड्स, आज एक नया टॉपिक देखते हैं हम, जिसे हम बोल सकते हैं कि फेल्योर ऑफ प्लेट, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट एंड उसकी इफिशिएंसी। ओके, तो एक ये क्या होता है? ओके, सबसे पहले फेल्योर ऑफ प्लेट क्या होता है? ओके, फेल्योर ऑफ प्लेट यानी प्लेट का ब्रेक होना या प्लेट का बेंड होना, यानी एज इट इज़ उसकी जो ओरिजिनल कंडीशन है उससे कोई भी वर्स एक्शन उसमें आई तो उसे हम फेल्योर बोलते हैं। ओके, सबसे पहले आता है शेयर फेल्योर। ओके, देखिए इस फिगर में देखिए दो प्लेट ओवरलैपिंग की है, उसमें हमने एक फोर्स अप्लाई किया है। ओके, तो उस फोर्स की वजह से क्या होता है? उस फोर्स की वजह से क्या होता है कि वो प्लेट उसको पुल करने का ट्राई कर रही है। देखिए, ओके, सो उसकी वजह से क्या होता है? देखिए ऊपर की प्लेट खींची जा रही है और नीचे की प्लेट एज इट इज़ है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो रिवेट हमने यहाँ पे फिक्स किया है तो वो अपनी पोजीशन नहीं छोड़ रहा, क्योंकि हम कनेक्शन ओवर सेप डिज़ाइन करते हैं। ओके, तो ये प्लेट खींचने की वजह से यहाँ पे देखिए इस टाइप में यहाँ पे एक ब्लॉक तैयार हो चुका है। तो क्या हो गया? उसको हम बोलते हैं शेयर में वो फेल हो चुका है। ओके, ऑकर्स ड्यू टू एक्सेसिव शेयर स्ट्रेसेस, जब भी शेयर स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएंगे परमिसिबल वैल्यू के तो वहाँ पे शेयर फेल्योर आएगा। उसके बाद अगला टाइप होता है स्प्लिटिंग फेल्योर। स्प्लिटिंग फेल्योर में सेम एज इट इज शेयर फेल्योर होता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, एक छोटा सा पीस जो होता है प्लेट का वो निकल जाता है साइड से। ओके, देखिए यहाँ पे जो पीस है प्लेट का वो निकल गया, स्प्लिट हो गया यहाँ से। ओके, ओके, यहाँ पे जो आता है ये भी एक्सेसिव शेयर स्ट्रेस की वजह से आता है, लेकिन हम उसे बोल सकते हैं कि फेल्योर किसकी वजह से आता है? डायगोनल प्रिंसिपल टेंशन। ओके, डायगोनल प्रिंसिपल टेंशन ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, उसकी वजह से यहाँ पे फेल्योर आता है इन स्प्लिटिंग। ओके, और शेयर फेल्योर में क्या आता है? एक्सेसिव शेयर स्ट्रेस सिर्फ सिर्फ। ओके, तो देखते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा बेयरिंग फेल्योर। ओके, बेयरिंग क्या होता है? मैंने पहले भी बताया था बेयरिंग क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए दो बोल्ट के बीच का डिस्टेंस बहुत कम हो चुका है यहाँ पे। इसकी वजह से क्या होगा? ये जो एरिया है पूरा विद इन दिस बोल्ट्स और विद इन दिस रिवेट्स, तो ये में बेयरिंग एक्शन आएगी। ओके, बेयरिंग एक्शन आने की वजह से क्या होगा? यहाँ पे बेयरिंग स्ट्रेसेस जनरेट होगी। अगर वो बेयरिंग स्ट्रेसेस ज़्यादा जनरेट होगी तो ये जो एरिया है पूरा ये बेयरिंग में फेल हो जाएगा। ओके, अगर ये एरिया फेल हो गया तो हमारी पूरी की पूरी प्लेट यहाँ पे फेल हो जाएगी। ओके, ये मैंने यहाँ पे बताया एक्सेसिव बेयरिंग स्ट्रेस डेवलप। तो अगला फेल्योर है टेंसाइल फेल्योर। टेंसाइल फेल्योर एक एक मेजर फेल्योर हम जिसको बोल सकते हैं प्लेट में। यहाँ पे वो आता है एक्सेसिव टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होने की वजह से आता है, और उसकी डायरेक्शन कौन सी होती? अलोंग प्रिंसिपल प्लेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये जो टेंसाइल फेल्योर होता है अलोंग प्रिंसिपल प्लेन होता है ड्यू टू प्रिंसिपल टेंशन। ओके, जो भी प्रिंसिपल टेंशन फोर्स उसमें एक्ट होगा जो मैक्सिमम होगा उसकी वजह से ये प्लेट फेल होती है। देखिए यहाँ पे दोनों दोनों एंड में हमने फोर्स एक्ट किया और बीच में प्लेट यहाँ पे फेल हो चुकी, यानी इन टू पार्ट्स। यहाँ पे हमने रिवेटिंग की यहाँ पे और बीच में यहाँ पे प्लेट फेल हो चुकी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो भी एग्जाम के प्रिपेयर कर रहे हैं, एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। देखिए शियर स्प्लिटिंग बेयरिंग फेल्योर हम इलिमिनेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोवाइडिंग मिनिमम पी जी ई एंड ई नॉट, मिनिमम पीच गेज डिस्टेंस एंड डिस्टेंस एंड एज डिस्टेंस हमने अगर प्रोवाइड कर लिया मिनिमम एज पर आईएस कोड ने बताया है, तो हम ये जो चार ही फेल्योर है शेयर स्प्लिटिंग बेयरिंग हम उसको इलिमिनेट कर सकते हैं। तो इससे क्या कंक्लूजन आता है? इससे कंक्लूजन आता है कि फेल्योर ऑफ प्लेट मेनली गवर्न बाय टेंसाइल फेल्योर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो ऊपर के चार फेल्योर हम अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन जो मेन फेल्योर है टेंसाइल फेल्योर उसे हम अवॉइड नहीं कर सकते। ओके, तो फेल्योर ऑफ प्लेट मेनली गवर्न होता है टेंसाइल फेल्योर की वजह से। ओके, ये पॉइंट ध्यान में रखना आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए टेंसाइल फेल्योर ऑफ प्लेट कैसे निकालते हैं फिर ये भी देख लेते हैं। ओके, इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड, देखिए अभी हमारा पॉइंट चल रहा है वर्किंग स्ट्रेस मेथड का। टेंसाइल फेल्योर मेनली गवर्न बाय यील्डिंग ऑफ नेट एरिया। ओके, यील्डिंग ऑफ नेट एरिया क्या होता है? यहाँ पे नेट एरिया क्या होता है? जो भी हमारे होल्स रहते हैं, ओके, वो जो होल्स रहते हैं वो प्लेट से हम निकाल लेते हैं, उनमें रिवेटिंग करते हैं, तो हमारा जो एरिया रहता है वो होल्स डिडक्ट करने के बाद आता है। ओके, तो नेट एरिया का यील्डिंग हो गया। यील्डिंग होना यानी कि उसकी जो कैपेसिटी एज पर आईएस कोड यील्ड स्ट्रेंथ लेने की वो खत्म हो चुकी है, तो एरिया अभी यील्ड हो चुका है। तो इन वर्किंग स्ट्रेस टेंसाइल फेल्योर इज मेनली ड्यू टू यील्डिंग ऑफ नेट एरिया। तो परमिसिबल टेंसाइल कैपेसिटी क्या करते हैं? सिंपल फार्मूला है, लोड इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। सो पीटी विल बी द परमिसिबल टेंसाइल कैपेसिटी, एफटी विल बी द परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इनटू नेट एरिया। सो पीटी विल बी 0.6 एफ वाई इंटू ए नेट। तो 0.6 एफ वाई ये जो हो गया ये हो गया एक्चुअल टेंसाइल स्ट्रेस परमिसिबल, इन आईएस 800 1984 में दिया इसकी वैल्यू, इंटू ए नेट। तो ए नेट कैसे निकालते हैं मैं आपको आगे बताता हूँ, नेट एरिया।
ओके, ए नेट यानी क्रिटिकल एरिया गवर्निंग फेल्योर, और उसको हम नेट एरिया भी बोलते हैं। ओके, तो कैलकुलेशन ऑफ ए नेट, तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए ए नेट हम कैसे निकालते हैं। ओके, दो प्लेट से, एक नीचे वाली प्लेट है प्लेट 2 और उसके ऊपर प्लेट 1 है, और हमने क्या किया है, दो रिवेट की हेल्प से उसको हमने ज्वाइंट किया है। ओके, तो यहाँ पे उसका फेल्योर आ चुका। ओके, तो हमें ए नेट निकालना है। ओके, एक तो ए नेट, अगर देखिए ये प्लेट ऊपर की फेल हो चुकी तो हम क्या लेंगे, ए नेट 1 लेंगे। ओके, अगर नीचे की प्लेट फेल होगी तो हम क्या लेंगे, ए नेट 2 लेंगे। और नेट एरिया जब भी निकालोगे आप, आपको तो पता नहीं ना फेल्योर कहाँ पे होगा, तो देखिए तो आपको क्या क्या करना है, दोनों प्लेट में से जो भी मिनिमम होगा तो आपको वो नेट एरिया कंसिडर करना है। ओके, ये ध्यान में आया आपको। तो देखिए प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2 दोनों का नेट एरिया निकालना है, डिडक्टिंग द होल्स। ओके, तो जो भी एरिया, उन दोनों में से जो भी एरिया मिनिमम होगा तो आपको वो एरिया एज ए नेट कंसिडर करना है। तो देखिए पहले प्लेट का निकालते हैं, तो पहले प्लेट का विड्थ b1। ओके, b1 माइनस, यहाँ पे देखिए दो दो होल्स हमने किए यहाँ पे 1 एंड 2, सो माइनस 2 टाइम्स dh डायमीटर ऑफ होल इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट 1। सिंपल फार्मूला है, विड्थ इंटू थिकनेस। ए नेट 2 निकालेंगे अभी भी, ए नेट 2। ओके, ए नेट 2 b2 विड्थ ऑफ प्लेट 2 माइनस दो होल, दूसरे प्लेट में भी दो होल होंगे, ट्वाइस टीएच इंटू T2। ओके, तो अभी ए नेट क्या होगा, इन दोनों में से जो भी मिनिमम आएगा, मिनिमम ऑफ ए नेट 1 एंड ए नेट 2 हमारा आ जाएगा ए नेट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ये केस 1 हो चुकी। इस केस में कैसे निकालते हैं, जब भी हमें स्टैगर्ड पिचिंग दी होती है, स्टैगर्ड पिच यानी देखिए सिंपल पिचिंग नहीं रहती है, स्टैगर्ड पिच रहती है, जहाँ पे भी हमें डायगोनल रिवेटिंग हम जहाँ पे भी करते हैं वहाँ पे स्टैगर्ड पिच आता है। ओके, फेलियर में भी ऑकर इन 1-1, देखिए 1-1 में फेलियर हो सकता है, केस 1 है एक है। दूसरा क्या होता है 1-2-1 में हो सकता है, 1-2-1 ऐसा एक फेलियर हो सकता है। तो हमें क्या करना है, तो ए नेट 1-1, ए नेट 1-1 जब भी निकालेंगे हम, अगर 1-1 के अलॉन्ग तो सिंपल यहाँ पे दो, सिर्फ दो होल्स आ रहे हैं अलॉन्ग 1-1, तो b माइनस ट्वाइस डी इंटू थिकनेस ऑफ 1, ये हो गया। ए नेट 1-1 में क्या करेंगे, ए नेट 1-1 में कितने होल्स आ रहे हैं, 1, 2 और 3, तो हम क्या करेंगे b माइनस 3 प्लस हमें क्या करना है, PS1 स्क्वायर बाय 4g1 प्लस PS2 स्क्वायर बाय 4g2 इंटू टी। तो ये जो है ना, ये जो PS1 स्क्वायर बाय 4g, ये जो टर्म आती है, ओके, तो ये टर्म जो स्टैगर्ड पिच आता है हमारा, क्रॉस पिच देखिए यहाँ पे, तो उसकी वजह से ये टर्म इंड्यूस होती है। ओके, इंटू टी, और इन दोनों में से जो भी मिनिमम आएगा हमें वो ए नेट लेना है। ओके, नॉर्मली हम क्या करते हैं, सिंपल पाइथागोरस फार्मूला यूज करके PS स्क्वायर प्लस जी का प्लस जी स्क्वायर अंडर रूट में डाल देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाता है। ओके, तो लेकिन हमारा एम क्या है, हम किसके लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, हम सिर्फ डिज़ाइन कर रहे हैं टेंशन के लिए। ओके, ये जो फार्मूला है रूट ऑफ PS स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये हम कब यूज़ करते हैं, जब भी शियर और टेंशन दोनों आने वाले। ओके, ये टर्म ध्यान में रखिए। तो व्हेन वी आर यूजिंग दोज जो फार्मूला रूट ऑफ PS स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर व्हेन देयर इज अ शियर प्लस टेंशन, बट हमारी केस क्या है, सिर्फ हम प्योर टेंशन के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, तो PS स्क्वायर बाय 4g हमें ये टर्म यूज़ करनी है ड्यू टू दैट स्टैगर्ड पिच। ओके, और हमें तो पता है PS स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज ग्रेटर देन PS स्क्वायर बाय 4g। ओके, होप आपको ये समझ में आएगा स्टैगर्ड पिच का। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, केस नंबर 3। केस नंबर 3 तो देख लीजिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया है, दो मेन प्लेट को दो कवर प्लेट से ज्वाइन कर लिया है। तो देखिए ये जो रिवेट लाइन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए पहला जो रिवेट यहाँ पे लोड लगेगा, ऐसा यहाँ पे लोड अप्लाई होगा, ये जो पहला जो होगा 1-1 क्या होगी, रिवेट लाइन 1, और 2-2 क्या होगी, यहाँ पे प्लेट खत्म हो रही ना, तो प्लेट यहाँ पे खत्म हो रही, तो 2-2 क्या होगी, लास्ट लाइन ऑफ रिवेट। देखिए 1-1 क्या होगी, फर्स्ट लाइन ऑफ रिवेट, और 2-2 क्या होगी, लास्ट लाइन ऑफ रिवेट। देखिए अगर हमें ए नेट ऑफ मेन प्लेट पूछा है, तो देखिए ए नेट ऑफ मेन प्लेट, देखिए मेन प्लेट में हम लोड अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा लोड कौन से लाइन पे आएगा, रिवेट 1-1 पे आएगा ना, क्योंकि वो बहुत उसके नज़दीक है। ओके, इट इज़ नियर टू द लोड, सो दैट्स वाई ए नेट ऑफ मेन हम कैसे निकालेंगे, b माइनस डी एच। देखिए 1 पे यहाँ पे दिखा है आपको, 1 अलॉन्ग 1 कितना रिवेट प्रोवाइड किया है, सिर्फ एक ही रिवेट होल है, सो b माइनस डी एच इंटू टी। ओके, अगर यहाँ पे दो रिवेट होते हैं अलॉन्ग 1-1, तो b माइनस ट्वाइस डी एच इंटू टी, टी ऑफ मेन प्लेट। ओके, उसके बाद क्या पूछा है, ए नेट ऑफ कवर प्लेट। कवर प्लेट का ए नेट कैसे निकालेंगे अभी, देखिए कवर प्लेट का ए नेट, दो कवर प्लेट है। ओके, सबसे पहले हमने थिकनेस को ट्वाइस कर लिया, ये तो आपको समझ में आया।
जो मेन है विड्थ कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पे आप पूछोगे कि यहाँ पे 2 2 क्यों लिया है। देखिए जो भी लोड आएगा, ओके, जो भी लोड आएगा तो वो कवर प्लेट पे ट्रांसफर करना है हमें। तो होल फोर्स विल बी ट्रांसफर इन कवर प्लेट एट लाइन 2 2। तो सबसे ज़्यादा ट्रांसफर कहाँ पे होगा, एट लाइन 2 2 पे सबसे ज़्यादा ट्रांसफर होगा ना। 1 1 पे तो मेन प्लेट का बहुत ज़्यादा लोड आएगा। अगर आपको ट्रांसफर करना है कवर प्लेट पे तो वो आएगा अलॉन्ग लाइन 2 2। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग फॉर नेट एरिया इन कवर प्लेट अलॉन्ग लाइन 2 2 और द लास्ट लाइन ऑफ रिवेट, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रांसफर होता है। सो ए नेट ऑफ कवर प्लेट क्या आएगा, बी माइनस 3ds। 3ds क्यों किया, यहाँ पे 3 रिवेट है ना अलॉन्ग लाइन 2 2, 1 2 एंड 3। एंड 2 2 इंटू थिकनेस क्यों किया, क्योंकि 2 कवर प्लेट है, एक ये कवर प्लेट हो गई और एक दूसरी कवर प्लेट हो गई। ओके, तो होप आपको ये समझ में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। देखिए ए नेट ऑफ मेन प्लेट एट 1 1 क्यों लिया, क्योंकि मैक्सिमम फोर्स 1 1 पे अप्लाई होता है। और ए नेट ऑफ पावर प्लेट एट 2 2 क्यों लिया, क्योंकि एंटायर फोर्सिबली ट्रांसफर एट 2 2। ओके, अगर उसके बाद कुछ तो भी टर्मिनोलॉजी, जनरली कवर प्लेट ओवरशेप डिजाइन करते हैं हम। कवर प्लेट बहुत ज़्यादा ओवरशेप होती है। सो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ गवर्न बाय मेन प्लेट ओनली। सो जो भी टेंसाइल स्ट्रेंथ आएगी जॉइंट में तो हम मेन प्लेट की टेंसाइल स्ट्रेंथ ही लेंगे। ओके, तो जॉइंट की स्ट्रेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं, जॉइंट की स्ट्रेंथ एक तो शियर, बेरिंग और टेंशन, इनमें से जो भी मिनिमम होगा वो होगा हमारी जॉइंट की स्ट्रेंथ। पीएस क्या होता है, शियर कैपेसिटी, पीबी क्या होता है, बेरिंग कैपेसिटी, और पीटी क्या होता है, टेंसाइल कैपेसिटी ऑफ प्लेट। सो दैट्स वाई ये हो गया हमारा जॉइंट स्ट्रेंथ। तो उसके बाद इफिशियंसी ऑफ जॉइंट हम कैसे निकाल सकते हैं, इफिशियंसी क्या होता है, देखिए इफिशियंसी का सिंपल फार्मूला है, जो भी हमारी स्ट्रेंथ होगी, ओके, जॉइंट की स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ ऑफ मेन प्लेट, उनका जो भी रेशो होगा वो हमारी इफिशियंसी होगी। सो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ मेन प्लेट, ओके, इनटू 100। सो स्ट्रेंथ ऑफ मेन प्लेट आपको पता है 0.6 FY AG। AG क्या होता है, ग्रॉस एरिया। ओके, ग्रॉस एरिया ने टोटल प्लेट का एरिया, टोटल प्लेट का एरिया क्या होता है, ग्रॉस एरिया। वहाँ पे डिडक्शन नहीं लेना है हमें, ओके, क्योंकि हम एज इट इज प्रोवाइड करने वाले हैं ना। सो दैट्स वाई वी आर टेकिंग 0.6 FY AG एज इट इज। यानी जब प्लेट आपने परचेस की तो उसका क्या कैपेसिटी होगी और होल करने के बाद उसकी क्या कैपेसिटी होगी, इन दोनों का आपको रेशो लेना है। सो दैट्स वाई यू आर डिवाइडिंग स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ मेन प्लेट एज अ ग्रॉस। ओके, उसके बाद देखते हैं। देखिए कनेक्शन ओवरशेप डिजाइन करते हैं, सो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट डिवाइड बाय टेंसाइल कैपेसिटी ऑफ प्लेट ओनली। ओके, कनेक्शन हमने बहुत ओवरशेप प्रोवाइड कर लिए। ओके, कनेक्शन का तो कोई रोल आता नहीं। सो जॉइंट की स्ट्रेंथ कहाँ पे आती है, टेंसाइल कैपेसिटी ऑफ प्लेट। ओके, इफिशियंसी क्या हो गई, देखो सबसे पहले तो प्लेट 0.6 FY AG उसकी विदाउट होल किए बगैर उसकी कैपेसिटी हो गई। और उसके बाद आपने क्या किया, 0.6 FY A नेट। ए नेट क्यों किया आपने, यहाँ पे होल्स कर दिए और आपने वहाँ पे कनेक्शन प्रोवाइड कर दिए, तो एरिया कम हो गया ना। तो 0.6 FY कम हो गए, तो दैट्स वाई इफिशियंसी इज इक्वल टू ए नेट डिवाइडेड बाई ए जी। ओके, आपको समझ में आएगा होप। सिंपल इक्वेशन है, जब भी आप होल करोगे तो कुछ ना कुछ कैपेसिटी कम होगी ना मेन प्लेट की तरह। ओके, एजी उसका नेट एरिया, मेन एरिया हो चुका, उसमें आपने होल्स कर दिए तो उसका एरिया कम हो गया, तो उसकी इफिशियंसी भी कम हो गई, उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई, तो सिर्फ उनका रेशो लेना है। उसके बाद आता है इफिशियंसी डिपेंड्स ऑन अरेंजमेंट ऑफ रिवेट्स। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। जिस तरह आप पैटर्न प्रोवाइड करोगे, देखिए चेन पैटर्न होगा, स्टैगर्ड पैटर्न होगा, डायमंड पैटर्न होगा, सिंपल पैटर्न होगा। देखिए मैंने आपको बताया था ए नेट कैलकुलेशन करते वक्त स्टैगर्ड पिच में, तो वहाँ पे हमने PS स्क्वायर बाय 4G एक टर्म ऐड की थी। सो उस पर डिपेंड होता है उसकी इफिशियंसी की होती है। क्योंकि देखिए अगर आपके पिच स्टैगर्ड हो गए तो आपका ए नेट चेंज हो जाएगा, ए नेट चेंज हो गया तो आपकी इफिशियंसी चेंज हो जाएगी। सो इट विल बी डिपेंड ऑन अरेंजमेंट ऑफ रिवेट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछते एग्जाम में। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कुछ एग्जाम में पूछने वाले, रिपीटेड उन्होंने पूछा था। इफ मिनिमम पी जी इज मेंटेन देन इफिशियंसी इज क्वेश्चन मार्क। देखिए मिनिमम पी हमको तो पता है 2.5 टाइम्स 5, जी हमको पता है जी का कुछ लॉस होगा, आपने जी भी मेंटेन किया है। तो देखिए तो ए नेट क्या होगा, ए ग्रॉस क्या होगा, पिच इंटू थिकनेस हो गया। नेट एरिया क्या होगा, हम उसमें से होल माइनस कर लेंगे, बराबर है कि नहीं, नेट एरिया। सो पिच 2.5 माइनस 5, उसमें से होल माइनस कर लिया, फिर से 5। देखिए यहाँ पे डायमीटर ऑफ होल लेते हैं हम जब भी ए नेट कैलकुलेट करते हैं, लेकिन उसमें उसमें इतना क्लियरेंस कम होता है, इसकी वजह से हमने यहाँ पे सिर्फ 5 कंसिडर किया कैलकुलेशन ईज करने के लिए। ओके, तो ए नेट तो हम ए जी तो क्या पता है आपको, पी इंटू टी, तो टी टू कैंसिल हो गया। सो पी की वैल्यू क्या है 2.5 टाइम्स 5, 2.5 टाइम्स 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2.55, तो आपको इफिशियंसी मिल जाती है 60%।
ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। एज पर IS कोड इफिशियंसी ऑफ जॉइंट आपको भी पूछ सकते हैं व्हाट इज द इफिशियंसी ऑफ जॉइंट एज पर IS कोड इफ मिनिमम P एंड G इज प्रोवाइडेड। ओके, क्योंकि मिनिमम भी नहीं बोला तो आपको ध्यान में रखना है कि उसकी इफिशियंसी क्या होती है। ओके, उसके बाद आता है मिनिमम सम डायमीटर इन स्ट्रक्चरल जॉइंट एज पर IS 800 1984। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, अनविंस फार्मूला आपको पता है 6.06 अंडर रूट टी। तो 6.06 इंटू 6 एज टी मिनिमम इज 6। IS कोड हमें क्या बोलता है, मिनिमम थिकनेस ऑफ मेंबर कितना होना चाहिए, 6 mm। ओके, सो वी आर पुटिंग 6 इन अंडर रूट। तो 5 मिनिमम इज 14.7, बट 14.7 का हमारे पास रिवेट अवेलेबल नहीं है, सो हम उसको राउंड अप कर देते हैं 16 mm। सो मिनिमम हमें लगेगा M16। सो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। एक प्रॉब्लम लिया है मैंने, एक सिंपल प्रॉब्लम है, देखते हैं उसे किस तरह सॉल्व करते हैं। क्या बोलता है, द फॉलोइंग डबल कवर बट जॉइंट इज डिजाइन यूजिंग M20 पावर ड्रिवन रिवेट। M20 पावर ड्रिवन रिवेट दिया है, पावर ड्रिवन है। ओके, तो उसका स्ट्रेसेस आपको पता है 10% कम हो जाता है। सो इन शेयर क्या हो गया 90, बेरिंग में 270, आपको ध्यान में ही रखना है। प्लेट्स ऑफ माइल्ड स्टील ऑफ 12 mm थिक। ओके, 12 mm थिक की प्लेट्स उसने कनेक्ट किए एंड कवर प्लेट 8 mm ईच। ओके, 8 mm की दो कवर प्लेट है, उनमें से दो 12 mm की प्लेट उसने कनेक्ट किए। ओके, डिटरमाइन स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। ओके, डिटरमाइन सेफ फोर्स दैट मे बी अप्लाइड एट द जॉइंट एंड एस्टिमेट इफिशियंसी। ओके, तो सबसे पहले हमें M20 रिवेट दिया है पावर ड्रिवन, तो 20 उसका 5 हो चुका। तो क्लियरेंस हम ऐड करके डायमीटर ऑफ होल कैसे निकाल सकते हैं, 20 + 1.5। तो डायमीटर ऑफ होल हमने निकाल लिया 21.5। तो ये फिगर देखिए यहाँ पे। ओके, तो ये फिगर देख ली, उसके ऊपर एक कवर प्लेट, एक ये दूसरी कवर प्लेट और ये मेन प्लेट। ओके, 8 mm की कवर प्लेट ऊपर और बीच में 12 mm नीचे। ओके, तो हमें फिगर गिवन है, तो फिगर गिवन होने की वजह से हमें सिंपल कैलकुलेशन करना है। स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट क्या होता है, ओके, तो रिवेट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ रिवेट्स। ओके, तो सबसे पहले रिवेट वैल्यू क्या आएगी, शेयर में कैसे निकालेंगे, शेयर स्ट्रेस इनटू नंबर ऑफ शेयर प्लेन। ओके, नंबर ऑफ शेयर प्लेन कहाँ पे, कितने नंबर ऑफ शेयर प्लेन है, 1 और 2। सो यहाँ पे 2 π/4 dh², तो ये गया 65.35। उसके बाद क्या आता है, बेयरिंग स्ट्रेंथ। बेयरिंग कैसे निकालते हैं हम, बेयरिंग स्ट्रेस इंटू DH इंटू टी। ओके, तो टी का हमको क्या लेना है, टी मिनिमम लेना है। 8 + 8 क्या हो जाता है 16, और ये क्या हो जाता है 12, तो उनमें से मिनिमम क्या है 12। सो हमने लिया 12, तो 69.66। तो उसकी कैपेसिटी क्या आई, तो 65.35। ओके, तो ये 65.35 एक रिवेट की आई, तो हमारे पास कितने रिवेट है, 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई बाय 6। तो हमें स्ट्रेंथ मिल गई 392.10 किलो न्यूटन। ओके, ये आपको समझ में आया होगा पहला। उसके बाद क्या है, सेफ फोर्स अप्लाइड एट जॉइंट। ओके, तो सेफ फोर्स अप्लाइड एट जॉइंट हमने क्या देखा है कि कवर प्लेट हम बहुत सेफर डिजाइन करते हैं, तो हमें क्या करना है, मेन प्लेट का ही हमें लेना है। तो ए नेट ऑफ मेन प्लेट क्या आ जाता है 200, उसकी बी माइनस कितने होल किया हमने यहाँ पे लाइन में 1 1 पे। ओके, जहाँ पे फोर्स लगेगा वहाँ पे 2 होल से, तो 2 इंटू DH इंटू 12, तो उसका नेट एरिया क्या आ गया 1884 mm², उसका नेट एरिया आएगा। ओके, तो PT क्या होगा उसका कैपेसिटी, हमें वो तो निकालनी है, सेफ फोर्स कितना अप्लाई कर सकते, जितनी कैपेसिटी उतना ही हमें फोर्स अप्लाई कर सकते हैं ना उस पर। सो दैट्स वाई वी आर पुटिंग इट इन अ PT फार्मूला। सो PT इज इक्वल टू 0.6 FY A नेट। तो 0.6 FY आपको पता है, अनटिल गिवन आपको अगर माइल स्टील बोला है तो आपको 250 लेना है FY। सो दैट्स वाई 0.6 इंटू 250 इंटू A नेट, जो 1884 डाला आपने, तो PT की वैल्यू आ गई 282.60 किलो न्यूटन। सो दूसरा प्रॉब्लम भी खत्म हो गया। आते हैं तीसरे पॉइंट पे, हमें क्या पूछा है, इफिशियंसी ऑफ द जॉइंट। इफिशियंसी ऑफ द जॉइंट क्या आते हैं, A नेट डिवाइडेड बाय A ग्रॉस। ओके, ग्रॉस एरिया मेन प्लेट का ही लेना है हमें, क्योंकि मैंने बताया था मेन प्लेट से सब होता है, क्योंकि कवर प्लेट हम ओवर सेप डिजाइन करते हैं। तो ग्रॉस एरिया क्या आएगा 200 इंटू 12, और नेट एरिया यहाँ पे कैलकुलेट किया 1884, तो इफिशियंसी आ गई 78.5%। सो यू विल गेट इफिशियंसी ऑफ जॉइंट दैट इज 78.5%। होप आपको ये समझ में आया होगा वीडियो। ओके, तो आगे भी बहुत कंसेप्ट है स्टील में, तो हम बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू।